न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की परिवहन सेवाएं 2 मार्च को रुक सकती हैं, यानी बसों के पहिए जो हैं वो थम सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आपको दूर दूर तक बसें नजर आ रही हैं। ये मध्य प्रदेश की परिवहन सेवाओं से जुड़ी हुई बसें हैं और इन बसों के पहिए थमने की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। और इसके पीछे मुख्य वजह जो सामने निकल कर आई है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि मध्य प्रदेश के सभी बस ऑपरेटर्स जो हैं उनके अंदर भारी आक्रोश है। और ये आक्रोश जो है वो परिवहन नीति जो है और उसके साथ ही वर्तमान समय में जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके बाद ये आक्रोश बढ़ा है। और इस आक्रोश के चलते ही 2 मार्च को एक बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी जो है वो की जा रही है। ऐसी स्थिति में सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की परिवहन सेवाओं का क्या हाल होने वाला है। हमारे साथ ये सभी बस ऑपरेटर हैं, लंबे समय से सेवाएं कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जिस तरह से ये परिवहन नीति आई, टैक्स भी बढ़ाया गया है, क्या दौर रहा है परिवहन सेवाओं का मध्य प्रदेश की आज के दौर की स्थिति से अगर तुलना की जाए तो क्या लगता है आपको? देखिए श्रीमान जी, ऐसा है, हम सब लोग मध्य प्रदेश ये बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी है। ये हमारे उपाध्यक्ष हैं गुड्डू बटेली जी, ये हमारे महामंत्री जी हैं। आपको टेक्निकल कानून विशेषज्ञ हैं, आपको बारे में कानूनी क्या अड़चन है वो भी बताएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत पहले जब मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम था उसके बाद 3000 गाड़ियाँ थी। 3000 गाड़ियों में कम होते हुए 2000 हुई, 1500 हुई, 500 हुई। शासन व्यवस्था नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोगों ने संचालन किया, हमारी गाड़ियां रोडवेज से परमिट देके चलाई जा रही हैं। तो अभी जहां रोडवेज की गाड़ी मुरैना आधा घंटे में जाती थी, अभी 5 मिनट में गाड़ी जाती है। कोई यात्रियों को इंतजार नहीं करना पड़ता है। भिंड के लिए हर एक 10 मिनट में गाड़ी जाती है, दतिया के लिए हर एक 10 मिनट में गाड़ी जाती है, डबरा के लिए हर एक 5 मिनट में गाड़ी जाती है, शिवपुरी के लिए हर एक 10 मिनट में गाड़ी जाती है। तो बेहतर सुविधा दे रही है और सुविधाएं दी जा रही हैं। आपने बताया कि जो पहले आधा घंटे में किसी लोकेशन के लिए बस मिलती थी, अब हर 5 से 10 मिनट में बस मिलती है और ये समूचे मध्य प्रदेश में ये एक अच्छी तस्वीर बनी है। लेकिन इस बीच जिस तरह से नई नीति को लेकर ये आक्रोश शुरू हुआ है, आपने बताया कि 5000 की संख्या घटकर 500-700 पर आ गई। तो क्या लगता है लगातार नई नीतियां जब बनाई जाती हैं तो अच्छे उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं, फिर ये गिरावट का अंतर क्या मानते हैं आप? आपको पूरा बात सुने कि रोडवेज में जब चलती थी मध्य प्रदेश सरकार इसका टैक्स नहीं भर पाती थी। ये आपने रोडवेज की जमीनें डीबी मॉल बनाए, ये बगल में होटल मिला है, ये इनकी रोड संपत्ति बेच करके लोगों को तनख्वाह दी, सड़क परिवहन निगम दी। और इनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था। प्राइवेट ऑपरेटरों ने आज टैक्स के बारे में करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। मध्य प्रदेश जब सड़क परिवहन निगम था तो मध्य प्रदेश सरकार टैक्स नहीं भर पाती थी, टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं थे। आज टैक्स अच्छा खासा मिल रहा है और उसके बावजूद भी जो है स्थिति आ गई है कि आप लोगों के अंदर आक्रोश है, नई नीति का विरोध किया जा रहा है और टैक्स के कारण कहीं ना कहीं आपके साथ शायद पब्लिक भी एक बड़ा इफेक्टेड होना शुरू हो सकती है। राज्य सरकार अभी 24/12/2025 को नई अधिसूचना लेके आई है। उस अधिसूचना में परिवहन व्यवस्था और नई परिवहन नीति लागू करने का विचार कर रही है। उसके संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के सभी बस ऑपरेटर्स ने अपनी अपनी आपत्तियां पेश की हैं और ये उसमें बिंदु उठाया है कि आपकी जो परिवहन नीति है वो न तो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली है और न भी पब्लिक इंटरेस्ट में है। आज से 2005 से पहले मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम हुआ करता था। वो उनके अपने रूट थे जिसमें और कोई चल नहीं सकता था, एक्सक्लूसिव रूट थे। उसके बावजूद भी वो 13,000 करोड़ के घाटे में वो रही और सरकार को यह निर्णय करना पड़ा कि हम उसको बंद कर रहे हैं। अब उसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर्स को अलाउ कर दिया, स्कीम ख़त्म कर दी। आज की डेट में मध्य प्रदेश राज्य में 32,000 गाड़ियाँ चल रही हैं, निजी गाड़ियाँ हैं, निजी परमिट है उनके नाम से। अब सरकार ये चाहती है कि पुनः जिस स्कीम को बंद किया था उसको पुनः चालू करना है। उसका कोई औचित्य दिखता नहीं है।
लेकिन अगर परिवहन लेकिन परिवहन जो आपने बताया राज्य परिवहन निगम जो था, अगर वो शुरू होता है तो अच्छी बात है। वो शुरू नहीं हो सकता, वो तो आपने बंद कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आ चुकी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन बंद करने की आ चुकी है, उसमें बिल्कुल फिनिश हो गया है, वो लिक्विडेशन में आ चुका है, वो तो चालू हो नहीं सकता, एक बात। और चूंकि वो बंद करने का जो निर्णय था हमारी मध्य प्रदेश सरकार का ही था, उसका कारण ये था कि लगातार घाटे में चल रही थी, तो आज कैसे फायदे में चलेगी? आप कैसे अनुमान लगा लिया आपने कि फायदे में चलेगी? क्या पब्लिक का पैसा बर्बाद करने के लिए थोड़ी है? चर्चा ये चल रही है कि कोई निजी कंपनी को लेकर आप लोगों के ऊपर सेंट्रलाइज किया जा रहा है, वो मॉनिटरिंग करेगी आप लोगों की, तो क्या वो निजी कंपनी ही निगम की व्यवस्था के दायरे में रहेगी या अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि ये एक ऐसे भ्रम जैसी स्थिति बन रही है, क्या माना जाए? सरकार ने कंपनी गठित की है, हर संभाग लेवल पे वो कंपनी गाड़ियाँ चलाएगी, और वो सरकार ने कंपनी गठित कर दी है, लेकिन उनका उद्देश्य ये है कंपनी किसी एक व्यक्ति के माध्यम से हम उसको संचालित करेंगे। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स का जो एग्जिस्टिंग परमिट है उनको हम ख़त्म करके एक योजना ले आएंगे कि वो सरकार केवल वो कंपनी के माध्यम से ही गाड़ी आप चलाएंगे, और जो गाड़ियाँ प्राइवेट ऑपरेटर की हैं वो किराए पर लेंगे। तो ये गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं, उनको यहाँ से वहाँ चेंज करने की कोई आवश्यकता जनहित में लगती थी? आपने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि सामने आम लोग भी बैठे हैं, उनसे भी कुछ सवाल कर लेता हूं, क्योंकि आप लोग जो व्यवस्थाएं संचालित कर रहे हैं वो सीधे इन्हीं लोगों से कनेक्ट होती हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये परिवहन सेवाएं एक दौर में मिला करती थी, विशेषकर रोडवेज की सेवाएं, आज भी क्या ऐसी बेहतर सेवाएं मिल पा रही हैं क्या आप लोग? पहले जो रोडवेज गाड़ियाँ चलती थी उनकी सेवाएं इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जर्जर गाड़ियाँ रहती थी, पुरानी गाड़ियाँ रहती थी, सीटें फटी हैं, टूटी हैं, लेकिन आदमी पूरा किराया दे के उनमें मजबूरी में सफ़र करता था। आज आप देखिए कितनी लग्जरी गाड़ियाँ चल रही हैं, और जो सरकार की तरफ से जो किराया निर्धारित है उससे भी काफ़ी कम पैसे में लोग सफ़र कर पा रहे हैं। रोडवेज की जो गाड़ियाँ चलती थी उसमें जो छोटे छोटे बच्चे बालक वगैरह जाते थे, लड़कियां वगैरह बच्चे जो जाते थे, कन्याएं जाती थी, उनसे भी किराया ले लिया जाता था। अभी जो अपनी जो गाड़ियां प्राइवेट, जब इसको प्राइवेट कह लो या अर्थशास्त्री कह लो, ये जो गाड़ियां चल रही हैं इसमें उन बच्चों से बिल्कुल किराया नहीं लिया जाता। मतलब ये माना जाए कि एक मैं इसमें देखता हूं कि सभी बसों पर एक ऑरेंज कलर की लाइन जो है इस पर रहती है, उस पर मध्य प्रदेश परिवहन लिखा होता है, और ऐसी स्थिति में क्या माना जाए उस दौर से अभी के दौर में बेहतर व्यवस्था लग रही है? क्योंकि ऑपरेटर जो मान रहे हैं कि अब 2 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे, तो मध्य प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठप हो जाएगी। व्यवस्था ठीक है क्या ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो व्यवस्था तो लागू नहीं अच्छी है। उसमें पुरानियां गाड़ियां थी और गाड़ी रास्ते में फेल हो जाती, आदमी अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाता था। अच्छा, आपको कोई यात्रा वृत्तांत याद है? कभी आपने रोडवेज की बस में यात्रा करी हो? तो बहुत यात्रा करी, 65 साल के हो गए यात्री करी रोडवेज में। रास्ते में रह जाती थी, वो चौरा पे रह जाती थी, इटावा पहुंचते थे 6-6 घंटे में, अब इटावा पहुंच जाते 3 घंटे में। लेकिन उसके लिए तो सड़क का भी माना जाता है, सड़क बेहतर हो चुकी है ऐसा दावा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सड़क तब भी अच्छी थी, तभी रिकांडो की रोड था, भेंडर रोड रिकांडो का था इटावा तक, और अब भी कोई ज्यादा अच्छा रोड तो नहीं, वैसे ही है समतम। अब तो टोल लगा दिए, बस वो है। बिल्कुल, देखिए ये पब्लिक का मानना ये है कि जिस तरह की तस्वीर रहती है, ऐसी स्थिति में लोगों का यही मानना है कि पहले रोडवेज के दौर में बसें खड़ी हो जाती थी और तमाम विसंगतियां थी, शायद इसलिए वो बंद भी हो गई। मेरा सवाल आपसे यह है कि पब्लिक जो है वो ये मान रही है कि पहले से यात्री परिवहन सेवाएं जो हैं वो अच्छी हुई हैं, इसके साथ ही हम देखते हैं कि सड़कों की कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है, लेकिन इस बीच सड़क बेहतर है, यात्री भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या सरकार से बातचीत के बीच में नीति निर्धारण के समय कोई चर्चा नहीं हुई, या जिसके कारण अवरोध की स्थिति बन रही है? देखिए, जहाँ नीति निर्धारण की बात है तो इन्होंने नीति निर्धारण करने के लिए बस ऑपरेटरों को या हमारी जो कमेटी है उसको कभी भी नहीं बुलाया। कभी भी हमसे कोई ना तो सलाह की और ना कोई चर्चा की इस बारे में कि हम क्या करने वाले हैं। ये तो जो करते हैं, करने के बाद हमसे ये कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। ये जनता को सबसे पहले इस बात के लिए भ्रमित करते हैं कि हमारी खूबियाँ और खामियाँ बताते हैं, और खूबी खामी बता के फिर हमको बाहर करके एक नई व्यवस्था की कहानी बताते हैं, जबकि ये व्यवस्था तो हम ही चला रहे हैं और ये हमसे ही चलवाना कितना समय हो चुका आपको इस सेवा से जुड़े हुए? करीब मैं तो 1972 से मोटरबाजी में हूँ,
और 1972 से आज लगा लीजिए कितना समय हो गया, तब से इस बस व्यवसाय में हूँ। 1996 से महानगरीय सेवा के परमिटेड जो मुरैना ग्वालियर और ग्वालियर से गोहद चले थे, उनसे चला रहा हूँ। आज भी हम सरकार की उसी जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिन बसों जिस हिसाब से बस चलनी चाहिए, आज भी उसी हिसाब से चलाते हैं। फिटनेस RTO के यहाँ होती है। टैक्स हम मध्य प्रदेश शासन को टैक्स भी बराबर देते हैं। अगर एक दिन भी टैक्स अगर हमारा ड्यू हो जाए तो उस पर 4% पेनल्टी भी हमसे ये सरकार लेती है। जब भी कोई इनका नया हमें आदेश होता है, उस हिसाब से हमें काम करना होता है। इन्होंने कहा कि साहब BLTD लगवाइए, BLTD लगाया हमने। इन्होंने कहा फायर सिस्टम लगवाइए, 2.5 लाख के हमने फायर सिस्टम लगवाए। इन्होंने कहा साहब पैनिक बटन लगवाइए, हमने पैनिक बटन लगवाए। इन्होंने कहा कि साहब एक केबिन बनाइए जिसमें माताएं बहनें अपने कभी शिशुपान कराएंगी बच्चों को, वो भी हमें कराने पड़े। इन्होंने कहा ये सीट हटाइए जिससे कि इमरजेंसी गेट है तो वो भी करानी पड़ी। पीछे जाल हटाइए, वो कराना पड़ा। ऊपर का जाल हटाइए, वो हटा दे। मतलब जब मॉनिटरिंग पूरी शासन ही की है तो फिर जी नई कौन सी प्राइवेट कंपनी लाने वाले हैं जो हमें चलाएगी। और मतलब ये माना जाए कि शासन अगर कोई डायरेक्शन जारी करता है तो उस डायरेक्शन को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, और उस फॉलो करने के साथ समय समय पे उसकी मॉनिटरिंग जो है खुद परिवहन डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर जो ऊपर से एक कंपनी जो लाई जा रही है उसका क्या मायना रखते हैं फिर आप? उसका मायना तो हमारी समझ यही आ रहा है कि केवल जो ये परिवहन नीति नहीं बल्कि लूट नीति है, इसे कि सिर्फ जनता को और बस ऑपरेटरों को इनको ये बिजनेस दिखाई दे रहा है कि इससे बहुत कमा रहे होंगे। ये हमारे को लूटने का उद्देश्य बनाया इन्होंने। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो बात कही है कि बड़ी कमाई होती है, आर्थिक रूप से मजबूती आती है, नॉर्मल सी बात है कि लंबे समय पर अगर कोई बिजनेस सेट हो जाता है तो रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छी सारी चीज़ें रहती हैं। कई बस संचालक 1 से 2, 2 से 4 और 10 बस तक कर लेते हैं। ये व्यापार है और व्यापार के जरिए कहीं ना कहीं लाभ कमाने की हर व्यक्ति की कोशिश होती है। लेकिन इस बीच यदि अगर देखा जाए खर्चों की स्थिति की बात की जाए और इसके साथ चुनौतियों की स्थिति की बात की जाए तो क्या क्या आती है आप लोगों को? देखिए, आप टायर भी महंगा हो रहा है, डीजल भी बहुत महंगा हो रहा है, मेंटेनेंस तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा महंगा है, टोल भी दे रहे हैं हम लोग, बहुत महंगे, टैक्स भी दे रहे हैं। जो फिटनेस पहले 500 रुपए में होती है आज 25,000 रुपए में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे फेस कर पा रहे हैं इसको? चलाना हमारा दुर्लभ हो रहा है। अब थोड़ा बहुत हमको 2-4-5% मिलता है, उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। इससे 10,000 परिवारों के चूल्हे रोटी बनना बंद हो जाएगा। एक मोटर से करीब 10 परिवार पलते हैं। ये चर्चा ये चल रही है कि जो कंपनी आपके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए रखी जाएगी संभाग के स्तर पे उनको कुछ कमीशन भी आप लोगों को देना पड़ेगा रेवेन्यू के लिए। रेवेन्यू कभी वो उनको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेंगे हमसे। पर किलोमीटर के हिसाब से क्या रखा है चार्ज? अभी नियत नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से वो किराया लेंगे। हमारी गाड़ियाँ जैसे हायर करते हैं तो हमको पर किलोमीटर उनको देना पड़ेगा। पर किलोमीटर देना पड़ेगा तो किस हिसाब से आपको अभी वर्तमान में पर किलोमीटर के हिसाब से कितना फायदा होता है जो आप पर किलोमीटर के हिसाब से खुद अपना प्रॉफिट शेयर कर पाएंगे? पर किलोमीटर के हिसाब से क्या है, गाड़ी 1,000-2,000 रुपये देती है, पता लगा 800 रुपये उनको देने पड़ेंगे, तो हम कहाँ सर्वाइव करेंगे? और उसके बाद फिर भी पूरी प्लानिंग हम लोगों को हटाने की भी है, तो फिर ये बसें लेके हम कहाँ जाएंगे? आप देखिए ना कि गाड़ियाँ कहीं आपको खराब दिखती है क्या? ये खराब गाड़ियाँ हैं क्या? ऐसी गाड़ियाँ चला रहे हैं हम, और जो किराए बढ़ाने के मूड में हम तो उसी पुराने किराए में चला रहे हैं, उससे भी कम में भी चला देते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा सामने आई है कि 50+2 पहले टैक्स का सिस्टम ये रहता था कि कंडक्टर और ड्राइवर जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, लेकिन अब तो ये जानकारी सामने आई है नई नीति के तहत जो गजट जारी किया गया है कि उसमें ड्राइवर को भी टैक्स के दायरे में ले लिया, इंक्लूड कर दिया। कंडक्टर सीट को खत्म कर दिया, कंडक्टर की सीट को खत्म कर दिया, ड्राइवर को इंक्लूड कर दिया। हमको सारी सीट जितनी लगी है सबका टैक्स देना है। पर किलोमीटर चार्ज भी बढ़ गया है। नहीं, पर किलोमीटर चार्ज तो नहीं है, टैक्स बढ़ गया। वो 12% था जो 18 कर दिया, 18 कर दिया। 18। तो इसका असर किन पर पड़ने की स्थिति है? आप पर तो आप, लेकिन जनता का क्या हाल होगा फिर? जनता का किराया बढ़ाया जाएगा, जैसा बताया जा रहा है कि अभी 1 रुपये 25 पैसे है, अभी 1.75 कर दिया जाएगा। जनता पे भार बढ़ेगा। और जो किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं वो बिड सिस्टम रहेगा, उसमें बिड डालेंगे लोग बाग कि 2 रुपये मैंने डाले, किसी ने 5 डाल दिए, 3 डाल दिए, तो उसको दिया जाएगा। कम रेट वाला का रहेगा कि ज़्यादा रेट वाला? ज़्यादा रेट वाले का रहेगा।
ये रहेगा। ओवरऑल ये माना जा सकता है कि बस ऑपरेटर के लिए फिर क्या स्थिति बनने वाली है? स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि सब लोग घर बैठ जाएंगे और क्या होगा। जी स्थिति खराब होगी, गाड़ियाँ जब चलेंगी नहीं तो कहाँ से स्टाफ चल नहीं पाएगा, स्टाफ घर बैठ जाएगा, कहाँ से क्या करेगा अपना। अरे स्टाफ को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं, ये आरोप लगते रहते हैं कि स्टाफ कई बार दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो क्या माना जाए कि स्टाफ पढ़ा लिखा रखा जाए तो उसको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन सैलरी ज़्यादा देनी है तो उतना प्रॉफिट भी आप लोगों के पास आना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी बताया कि टैक्स कंडक्टर सीट पे भी अब खत्म कर दिया, मतलब कंडक्टर सीट खत्म कर दी गई है। इसके अलावा अगर कंपनी हमारे ऊपर अगर रख दी जाएगी तो उनको भी प्रॉफिट शेयर करने की संभावना चल रही है, टैक्स बढ़ा ही दिया गया है। तो ओवरऑल फिर क्या स्थिति बनेगी? स्थिति बहुत गंभीर बन जाएगी। स्टाफ ऐसा कोई अवस्था वाला है नहीं हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश संभाग में भी कोई ऐसा स्टाफ है नहीं। एज ए रोडवेज कंपेयर हमारे यहाँ सुविधा भी बहुत अच्छी है। प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है वो गाड़ियों की सुविधा बहुत अच्छी है और गाड़ियाँ भी बहुत लग्जरी आई हैं रोडवेज के। जैसे आप यूपी रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के कंपेयर करेंगे तो आप एमपी में देखेंगे हमारा परिवहन बहुत अच्छा है, एसी गाड़ी, डीलक्स गाड़ी है। लेकिन ये सबको स्पष्ट है कि राजस्थान परिवहन को देखेंगे आप, यूपी परिवहन को देखेंगे तो परिवहन डिपो की बाकायदा प्रॉपर बसें चल रही हैं, उनकी फिटनेस मॉनिटरिंग भी प्रॉपर होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सब कलर अलग नजर आते हैं, वहाँ सारे कलर एक जैसे होते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि कलर के पीछे की सुविधाओं की व्यवस्था ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसको लेकर, ये नीति को लेकर जो 2 तारीख की तैयारी है, क्या प्लान बना रखा है? पूरा प्लान है, ये तो बंद करने की पूरी विचार है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम पूरे मध्य प्रदेश बस एसोसिएट ने बंद करने का ऐलान कर चुके हैं और बंद रखेंगे हम, पूरा अपनी व्यापार ठप कर देंगे हम नहीं चलाएंगे। तो ये कब तक माना जाए कि आप लोग पूरी तरह से परिवहन सेवाओं को बंद कर देंगे? चूंकि 2 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया गया है, सरकार से कोई, प्रशासन से किसी प्रकार की कोई चर्चा हो रही है इसको लेकर? बराबर चर्चा हो रही है हाँ, और अपन ने क्या नाम उसको विज्ञापन भी दिया। विज्ञापन देने के बाद भी उसके तहत हम लोग बंद करेंगे। इसके तहत बंद की स्थिति आएगी तो अगर देखा जाए आम पब्लिक परेशान होगी, आप लोगों के बस के पहिए थम जाएंगे, तो क्या उसके बाद भी उम्मीद लगती है कि ये माध्यम ठीक है ये वाला? देखिए, बस के पहिए तो इसलिए थम जाएंगे जब हम पे कुछ बचेगा ही नहीं। हमको ये 15 दिन बाद खड़ी करना है तो हम आज से ही खड़ी कर देंगे ना, आज से ही खड़ी करेंगे ना। 2 तारीख को अल्टीमेटम है, 2 तारीख से हम अपनी पूर्ण रूप से विराम लगा देंगे, अपने पहिए थाम देंगे, पहिए थम जाएंगे। और ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ भदौरिया है। सौरभ जी, ये बताइए कि चर्चा चल रही है कि 2 तारीख से बस के पहिए जो हैं वो थम जाएंगे। बस ऑपरेटर और सरकार की नीति के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसमें आम व्यक्ति जो है वो बीच में है, यानी आप और हम। तो क्या माना जाए, इस नीति को लेकर सरकार को 2 तारीख से पहले कुछ विचार करना चाहिए ताकि आम पब्लिक परेशान ना हो? 2 तारीख से पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है, ट्रैफिक चलेगा दोनों साइड से। अब हम लोग आवागमन करेंगे तो हम कैसे आएंगे जाएंगे, हम कैसे यात्राएं करेंगे? सरकार को इससे पहले निर्णय लेना चाहिए। और जो सुविधा चल रही है, जो गाड़ियां चल रही हैं अच्छी कंडीशन चल रही। पहले रोडवेज थी, खटारा रोडवेज थी, जगह जगह गाड़ियां रुक जाती थी, किराया भी ज़्यादा था। अभी हम उनको बोलते हैं मान लो 100 रुपये किराया है, हमने बोला भाई साहब हम पे 50 रुपये है, तो कंडक्टर रख लेते हैं, कोई बात नहीं है जो है वो दे दो। पर रोडवेज का तो किराया ज़्यादा है, वो तो बोले हमको 100 रुपये है तो 100 चाहिए। अब गरीब हम जैसे आम आदमी 100 रुपये कहाँ से दे सकते हैं? अगर नहीं है हमारे पास तो हम 100। अभी हम जैसे कंडक्टर बोल देते हैं भैया 50 रुपये है, 50 ले लो, तो कंडक्टर रख लेता है। वो बोला चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी बैठ जाओ। और 2 तारीख के बाद ना हो जाएगा तो हम लोग कैसे आवागमन करेंगे? गरीब आम आदमी तो हम लोग मर जाएंगे बिल्कुल भी। ये स्थिति तो पूरे मध्य प्रदेश में होने वाली है, सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल में ही नहीं। तो क्या माना जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन सेवाएं यदि ठप होती हैं तो एक तरीके से कहते हैं कि पहिया जब थम जाता है किसी जगह पे तो सिर्फ आम व्यक्ति का आना जाना नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। आम आदमी क्या, हर आदमी परेशान हो जाएगा। हमको कहीं बाहर जाना है, हमको एमपी से मान लो यूपी जाना है, तो हमको साधन नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम धंधे के लिए जाएंगे? हमको अपने घर जाना है, जैसे मेरा घर है यूपी में पड़ता है, तो हमको ग्वालियर से यूपी जाना होता है। अगर पहिए थम जाएंगे तो अपने घर कैसे जाएंगे? तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और अच्छा से अच्छा निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार को जल्द से जल्द सोचना चाहिए, अच्छा निर्णय करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में बात मुख्य रूप से यही है कि सरकार को विचार समय रहते करना चाहिए। एक मुख्य सवाल ये भी उठता है कि परिवहन विभाग जो है उसका मुख्यालय ग्वालियर में है, यहाँ से ही पूरी कंट्रोलिंग होती है।
तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि परिवहन विभाग के अधिकारी आपको लगता है कि जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आते हैं? आपने कहा कि शायद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, इसलिए शायद थर्ड पार्टी कंपनी की प्लानिंग चल रही है। नहीं, मॉनिटरिंग बराबर करते हैं। जहाँ जरूरत होती है वहाँ अधिकारी आता है, गाड़ियाँ चेक करते हैं, और बाकी हमारी गाड़ियाँ वहाँ जैसे फिटनेस आती है गाड़ी की, तो फिटनेस आती है तो उनके सेंटर पे जाती है। हम अपने घर थोड़ी फिटनेस करते हैं, सेंटर पे जाती है। सेंटर उनका बना हुआ है, उन्होंने जिस भी प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया वो फिटनेस करते हैं। टैक्स सरकार में टाइम से जाता है। दूसरी बात, जो पैनिक बटन लगवाए हैं वो पैनिक बटन इसी चीज़ के लिए मॉनिटरिंग करते हैं कि अगर किसी सवारी को किसी तरह की दिक्कत आती है तो पैनिक बटन दबा के शासन सरकार को बता सकती है कि आपको क्या दिक्कत आई है। तो उसमें हमारा क्या है? जहाँ BLTD लगे हुए हैं, फायर सिस्टम लगे हुए हैं, सब कुछ तो है। और अगर ऐसी बात है तो अगर ये रोडवेज चलाना चाहें तो रोडवेज चलाए ना, ये हमारे को प्राइवेट क्यों ले रहे हैं और हमसे प्रतिस्पर्धा करें? भाई एक बार अपनी जनता को अगर ये वाकई सुविधा देने के मूड में है सरकार, अगर सरकार वाकई सुविधा देने के मूड में है तो अपनी राज्य परिवहन निगम की बसों को चलाए और बराबर से हमको भी परमिट दे, उनकी भी बसें चलाए, हमारी भी चलेंगी। फिर देखते हैं कौन अच्छी सुविधा देता है। ये माना जाए कि दोनों के कंपटीशन के बीच में शायद जनता को बेहतर सुविधा मिल जाए, आप शायद ये सोच रखते हैं। लेकिन मैं सवाल आपसे ये रखना चाहता हूँ कि परिवहन सेवाओं का वो दौर एक बड़ा खूबसूरत रहा है। कंपटीशन अगर देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आज भी संचालित हो रही है, मध्य प्रदेश में वो परिवहन सेवाएं बंद हो चुकी हैं, प्रॉपर्टी सेल आउट होने लगी हैं। इस बीच नई नीति के कारण कितनी परेशानियां आएंगी? वर्तमान में बस ऑपरेटर यात्रियों को पूरी सुविधा दे रहे हैं, सारी समस्याओं को हल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ उनकी समस्याओं का कोई ध्यान नहीं है, न यात्रियों का न बस ऑपरेटरों का। बस उन्हें तो अपना एक हिटलर साइज चलाना है, यही उद्देश्य है, उनका कोई सुविधा देने का मतलब नहीं है। यही कहना। नई नीति में टैक्स भी बढ़ा दिया गया, जैसे उन्होंने टैक्स की परेशानी, तो उनका ध्यान ही नहीं है इधर की तरफ, उनका ध्यान तो बस अपनी तरफ है कि हमको इस तरह नए रूप में चलाना है, नए रूप में चलाना है, नया कलेवर, नया तेवर। यात्रियों का किसी का कोई ध्यान नहीं है उन्हें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँ, कोई एक ऐसा अच्छा विचार आपके मन में है कि शायद सरकार उस पर विचार कर ले? सरकार अब पहले से ही घिरी हुई है, वो अपना निर्णय नहीं लेना चाहती, वो तो थोप रही है। ऑपरेटरों को बुलाए, यात्रियों की ले, तब को तो कोई निर्णय ले, वो तो थोप रही है। यानी जो बात इन्होंने कही कि किसी भी नीति निर्धारण से पहले बस ऑपरेटरों से कोई चर्चा ही, कोई आती है, उनकी सुविधा उनकी असुविधा वो देखें, और वर्तमान में सही चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। वो है तो उसको सुधार कर लो, आवश्यकता ही नहीं है नई नीति की, पर वो उनको अपने आदमियों को उपकृत करना है। तो ये माना जाए कि आने वाले 2 तारीख के बाद फाइनल अल्टीमेटम जो है वो तैयार है, विचार होता है तो ठीक, बनना पहिए थमने वाले हैं। बिल्कुल 2 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ये गंभीर विषय हो चुका है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। ये एक अलार्मिंग अलर्ट है कि शासन और शासन की बनाई हुई नीति और नीति निर्धारण के साथ ही उस नीति को लेकर जो बस ऑपरेटर हैं वो खुले विरोध में आ चुके हैं। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की परिवहन सेवाएं ठप ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर समय रहते मध्य प्रदेश शासन को निर्णय करना होगा, बस ऑपरेटर से बातचीत करनी होगी। यदि ऐसा समय रहते नहीं होता है तो मध्य प्रदेश की परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।